हाँ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड का दी बेस्ट टाइम टेबल, समझ पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि इस मंथ यानी कि 31 मार्च तक जो टाइम टेबल था उस अकॉर्डिंग अपन को 12 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो 9 चैप्टर तक तो मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है। 10वें चैप्टर का ये वीडियो एक ही वीडियो होगा, बाकी सब कुछ करवा रखा है। इसके अंदर दोनों एग्जाम्पल होंगे बहुत टॉप लेवल के, और मिशनल इसकी यानी विविध के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वो भी होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ, आपको भी उतना ही ध्यान देना है। हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत टॉप लेवल के हैं, रटने से काम नहीं चलेगा, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक नहीं है 3 त्रिभुज है, ABC, QBC और RBC। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल QBC एंड ट्राइंगल RBC, 3 आइसोलेस ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड एट द सेम बेस BC। यानी कि 3 त्रिभुज ABC, QBC और RBC एक ही आधार BC पर स्थित समद्विबाहु, आइसोलेस का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जो P और Q और R है वो संरेख हो जाए, PQR कोलिनियर हो जाए, मतलब एक ही रेखा पर हो जाए, उसे कोलिनियर बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर एक रेखा पर आ जाने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना। डायग्राम अपन को ही बनाना है। सबसे पहले अपन ये लिख सकते हैं गिवन, ठीक है, यानी कि दिया है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज QBC एंड त्रिभुज RBC। ठीक है, 3 आइसोलेस triangle are formed at the same base BC। ठीक है, हिंदी वाले लिख देंगे एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC, ये PBC है, ठीक है, PBC करना है इसको, ABC की जगह PBC है भाई। ठीक है, PBC त्रिभुज QBC व त्रिभुज RBC, ठीक है, स्थित है। चलो ये बात लिख दी अपन ने, साथ के साथ लिखो। इसके बाद में प्रूव क्या करवाना है? टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। अभी डायग्राम बनाने से कहूँगा, सिद्ध करना है कि जो ये PQR है, द पॉइंट्स P, Q and R आर कोलिनियर, मतलब कि P, Q व R संरेख हो, ये हमें सिद्ध करना है। अब डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। इसने कहा एक ही बेस, ये लो साहब, एक ही बेस BC, बात को समझना, BC, ठीक, ले लिया। एक ही बेस BC पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, PBC, ये चलो इससे बनाया अपन ने सपोज PBC, ठीक है, इसको नाम P दे दो। फिर उसने कहा QBC, ठीक है, इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो, ये QBC हो गया, और क्या है, ये QBC, PBC, QBC, ठीक है। और अब उसने कहा बेस तो एक ही होना चाहिए, तो चाहे तो अपन और ऊपर बना सकते हैं, या फिर आप चाहो तो नीचे बना दो, या फिर 2 नीचे बना दो, 1 ऊपर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको नाम दे दो RBC। इसमें BC आधार है, BC बेस है, PBC में भी BC बेस है, QBC में भी BC बेस है, मतलब आधार BC होना चाहिए। ठीक है, अब उसने कहा कि 3 समद्विबाहु त्रिभुज है, तीनों कैसे? आइसोलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब इसी दिया हुआ में आपको ये बात और लिखनी है कि हमें ये चीज़ गिवन है कि जितना BP है उतना ही CP है। मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये भुजा बराबर होगी। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं, आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल हो। ऐसे ही QBC के अंदर ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, यानी कि जितना BQ होगी उतना ही CQ होगी। ऐसे ही इसी में ये और ये साइड बराबर होगी, मानते हैं, क्योंकि ये भी आइसोलेस ट्रायंगल है। जितना BR होगा उतना ही CR होगा। ये चीज़ हमें दी हुई है।
अब मेरी बात को समझना, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले उत्पत्ति शुरू करेंगे, यानी कि प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। और प्रूफ में ये मैंने थ्योरम पहले से जो लिखी थी वो लिखनी है, जो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से थ्योरम करवा दिया आपको। 10.1 ये क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। वो कहता है कि दिए गए दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। सपोज ये दो पॉइंट है, एक बी और एक सी है, यहां से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु है पी। दिए गए दो बिंदु से समदूरस्थ किसी बिंदु का, इसका बी सी का बिंदु पी का बिंदु पथ, उन्हें, बिंदु पथ का मतलब एक लोकस खींच देता हूं मैं, सपोज ये बिंदु पथ हो गया। पूरी बात को ध्यान से समझना, ये बिंदु पथ, समझ गए, ये बिंदु पथ हो गया। उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड मतलब बी सी, गिवन पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करता है लाइन सेगमेंट, जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ता है रेखाखंड, उसका वो जो बिंदु पथ है, जो लोकस हैं, वो 90 डिग्री होता है, लंब समद्विभाजक होता है। समझ गए? इसका मतलब ये जो लाइन अपने ड्रॉ करी, ये पूरी लंबी खींच दो, भले पूरी लंबी खींच दो, सीधी सीधी। ठीक है, ये जो लाइन अपने ड्रॉ करी, ये लाइन इस BC का समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बात समझ में आ गई? ये परमिशन किसने दी? ये 10.1 ने दी है ना। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्या नाम, ये एग्जांपल। ठीक है, ये अगर ऐसा है कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, अब हमने इस जो ये लोकस खींचा, ये एक बिंदु पथ खींचा, इसको नाम दे दिया सपोज L, कुछ भी दे सकते हो, L M, कुछ भी डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ जो नाम दिया उनसे अलग होना चाहिए, बस L नाम दिया, लिख देंगे नीचे इस L जो नाम दिया ना, हाँ, प्रूफ में ये लिख दिया, थ्योरम के अनुसार ये होगा। और अब ये लिखना, मान लीजिए वो जो बिंदु पथ है, बिंदु पथ L है, लेट दिस विल बी, या दिस लोकस विल बी L। मान लीजिए कि वो जो बिंदु पथ हैं, जो हमने कहा ना कि वो उसका बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले के लिए समद्विभाजक होगा, वो सपोज L है, ये अपन ने मान लिया, ये जो खींचा। अब L हैं, तो अब एक बात बताओ, आप इस डायग्राम को देखो, देखने से आपको ये पता चलेगा कि ये जो L बिंदु पथ अपन ने खींचा, इसी के ऊपर P है, इसी के ऊपर Q है, इसी के ऊपर R है। मानते हो इस बात को? तीनों बिंदु इसी के ऊपर है, इसका मतलब एक ही रेखा पर है, सरेख हो गया, कोलिनियर प्रूफ हो गया। समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना, Q व R, एक बार दो को लिखता हूं मैं, L पर स्थित है, ठीक है, Q व R L पर स्थित है, देख लो बोले Q और R। ऐसे ही मैं बात करूं, आपको पता है P का, P भी L पर स्थित है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, मेरी बात समझना, Q और P बोल दो, चाहे Q और R बोल दो, L पर स्थित है, और P भी L पर स्थित है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये साइड बराबर थी, उसकी वो साइड बराबर थी। आप कोई से पॉइंट ले सकते हो, Q व R की जगह Q व P ले लो, फिर वो भी ले लो, एक ही बात है, कैसे भी ले लो। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम ये कह सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि P क्या सिद्ध करना था, हाँ, P Q व R संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही लाइन पर है, P Q एंड R आर कोलिनियर, मतलब हैंसप्रूट। ईजी है, कोई मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है।
तीनों की तीनों एक ही लाइन पर है, नॉर्मल फॉर्मेलिटी टाइप। लेकिन आपको एग्जाम में ये जो बात है ना, ये लिख के आनी पड़ेगी। कौन सी? 10.1 प्रमेय, 10.1 थ्योरम आपको लिख के आनी पड़ेगी, तब ये कह सकते हैं कि वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। और फिर हमने जैसे देखा कि ये तो एक ही लाइन पर है, और यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बोले क्यू पी बोल दो या आर भी बोल दो, एक साथ बोल दो, बोले तीनों एक साथ बोल दो, लेकिन थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में बन जाए, इसलिए दो दो टुकड़े लिए, क्योंकि दो ट्राइंगल एक साथ लिए अपन ने, फिर एक ट्राइंगल और ले लिया, ये क्योंकि ऊपर नीचे था ना इसलिए, बाकी कोई बात नहीं है। आप ऐसा बोल दो बोले क्यू और पी एल पर स्थित है, इसी प्रकार नीचे वाला आर भी एल पर स्थित है, दोनों इक्वेशन कह सकते तीनों एल पर स्थित है, ठीक है। तो तीनों एल पर स्थित है, तीनों एक एल पर ही है, इस वजह से सर एक है ना इजी। तो बहुत इजी है, बट इस थ्योरम को आपको याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको करवा रखी। ओके, हाँ, ऐसी एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, बहुत इजी वे में कराया मैंने, बुक से समझ में नहीं आएगा आपके, इसको और एक इजी टेक्निक से करवाया है, अच्छे से समझना। ये यूँ कहना चाह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD मीट ईच अदर एट P। मतलब कि एक चतुर्भुज ABCD के उसमें कोण B और कोण C का अर्धक, मतलब उनका क्वाड्रिलेटरल का जो ईच अदर का जो बाइसेक्टर है दोनों का एक दूसरे पे, बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच, वो कहाँ मिलता है? पॉइंट P पर, ईच अदर P, मतलब कि P पर मिलते हैं। और सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB और CD से समदुरुस्त है, यानी कि प्रूव दैट द पॉइंट B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड ऑपोजिट साइड AB एंड CD। बहुत इजी है। चलो वैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने में थोड़ा सा आप गिवन एवन लिख सकते हो। गिवन यानी कि दिया है, दिया हुआ क्या है कि ABCD एक चतुर्भुज है, यानी कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद में क्या कह रहा है कि उनका अर्धक जो है वो P पर मिलता है, कोण B व कोण C का अर्धक बिंदु P पर मिलता है। ये भी आपको गिवन में ही लिखना है, यानी कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD मीट ईच अदर एट पॉइंट P। ये इतनी सारी बात आप गिवन में लिख सकते हो, ठीक है। और प्रूव में लिखना है टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो दैट पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड AB एंड CD। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P है ना वो सम्मुख भुजाओं, अब पहले डायग्राम बनाने से समझ में आएगा। डायग्राम सपोज कैसा भी बना देना, कोई वो नहीं है, ये बनाया सपोज अपन ने, ठीक है, A B C और D, ठीक है ना। अब इसने कहा ABCD डायग्राम बनाने के बाद उसने कहा कि B का अर्धक, ये B है, इसका अर्धक का मतलब होता है बीचों बीच से बाइसेक्ट, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अर्धक का मतलब आधे आधे कोण। ऐसे ही C का अर्धक, ये C का अर्धक, दोनों कहाँ मिलते हैं? P पर मिलते हैं, दोनों को P के ऊपर मिला दो, ये जितना है उतना ही ये है। चलो ये बात समझ में आ गई आपके। अर्ध का मतलब बीचों बीच से P पर जाके मिलते हैं, ठीक बात है। फिर उसने कहा कि सिद्ध करो कि P है ना, P, ये P, इसकी जो सम्मुख भुजाएं है, मतलब जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड जो है AB और CD, उनसे ये P बराबर दूरी पे हो। ये P है, इसकी सम्मुख भुजा एक तो AB, ठीक है, एक CD, ये यहाँ से बराबर दूरी पर हो, मतलब एक लाइन अपन को ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना अपन को कैसे पता चलेगा कि ये दो इसकी यहाँ से बराबर दूरी क्या होगी। तो अपन इसको बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, जब ये पता नहीं रहता कि लाइन कब कहाँ खींचनी है। भाई इसने कहा कि यहाँ से ये दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तो अपन सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि जब पता नहीं हो कितने डिग्री पर खींचनी है तो 90 डिग्री खींचनी है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसको अपन नाम दे दिया, सपोज ABCD नाम दिया हुआ था, इसको दे दो E और इसको दे दो F, कुछ भी दे सकते हो। जब इसमें कोई मेंशन नहीं हो तो अपने मन से नाम दे सकते हो, ठीक है। ये बात होगी। इसका मतलब हमें प्रूव क्या करवाना है? प्रूव करवाना है कि जितना PE है उतना ही PF होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करवाना है। समझ में आ गई? मतलब यहाँ से ये दूरी हमें सिद्ध या प्रूव करवानी है। अब मज़ेदार सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। हम इसको सोल्यूशन करेंगे ऐसे, प्रूफ मतलब उपपत्ति,
कैसे कि अपन को टारगेट है ये दोनों बराबर दिखाना, ये दोनों इन दो ट्राइंगल में पाए जाते हैं। ठीक, तो इन दोनों ट्राइंगल को उठा लो कि इन ट्राइंगल BPE एंड ट्राइंगल CPF, यानी कि त्रिभुज BPE व त्रिभुज CPF में, ये बात लिख दी। इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा देंगे, CPCT में साइड ले लेंगे। कैसे आओ देखो कि हाँ, ये दो लाइन ड्रॉ करी जो करी, इसके साथ ही अपन ने इधर एक पॉइंट और ले लिया, ये भी 90 डिग्री अपन ने लाइन खींच दी। ठीक है, इसको नाम दिया EFG। अब मेरी बात समझना, ये बात जो हमें चाहिए वो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर मिलेगी। इसमें अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराने के लिए गए, क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा सकते हैं क्या? देखा हमने कि ये वाला जो 90 है इसमें भी 90 है। एक बात तो ये कह दी कि दोनों में ईच 90, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या करें और कहाँ से लाएंगे? तो मतलब इसमें मिनिमम 3 चीज़ें चाहिए, तो एंगल साइड एंगल हो, या साइड साइड हो, या फिर साइड साइड एंगल हो, कैसा भी हो, साइड एंगल साइड हो, कुछ हो। तो फिर हमने कहा कि डायरेक्ट इन दोनों को नहीं करा सकते, पहले इन दोनों को कराएंगे फिर इन दोनों को कराएंगे, तो आंसर आ जाएगा एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों के CPCT से आंसर। तो मतलब ये हुआ, ये लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ी, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें कंस्ट्रक्शन में। अब मेरी बात सुनना, कंस्ट्रक्शन क्यों किया वो मैंने मीनिंग आपको समझा दिया कि पहले इन दोनों को लिया था, लेकिन सॉल्व करने के लिए मिनिमम 3 चीज़ चाहिए, एंगल साइड एंगल या फिर जो भी, लेकिन वो नहीं थी, इसलिए रचना करनी पड़ी कि हमने PG परपेंडिकुलर खींचा BC पर, PG लंब खींचा BC पर, और मैंने कहा था रचना तो कंस्ट्रक्शन तो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इन दोनों ट्राइंगल को लिया, कौन कौन से को? BPE और BPG। ठीक है, BPE और BPG, ये दो ट्राइंगल लिए। इन दोनों में क्या क्या देखो, एक तो ये कि जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, मतलब कि EBP एंगल बराबर हैं GBP के, B को बीच में रखना। ठीक है, क्योंकि आपको दे रखा है, ये चीज़ गिवन है, क्योंकि अर्धक है ना भाई, ये चीज़ हमें दिया है। ठीक है, ओके। सेकंड बात, दोनों में एक साइड कॉमन है BP बराबर BP उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि कॉमन साइड। ठीक है, और एक एंगल और है BEP और BGP ईच 90, यानी कि एंगल BEP बराबर है एंगल BGP, क्या है? ईच 90, यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। और 3 चीज़ आ गई, इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BPE कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है ट्राइंगल CPF के। CPF के कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? बाय इसमें दो एंगल एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ से एक CPCT निकाल लेंगे जो हमें चाहिए। क्या कि इस अकॉर्डिंग हम ये कह देंगे कि जितनी साइड EF है, EF, सो अतः EF बराबर PG बाय CPCT। इंग्लिश हिंदी दोनों बाय CPCT एक ही बात है, मीडियम कोई सा भी हो, ये ऐसा ही लिखा जाना है, इसमें ज़रूरत नहीं होती फुल फॉर्म की। अब मेरी बात सुना, जितना EP है उतना ही PG है, ये बड़ी चीज़ हमने CPCT से ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन पहले सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट दिखाना ज़रूरी होता है। ये अगर अपन इन दोनों को सर्वांग सम में कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो फिर तो इसकी हर चीज़ बराबर है, लेकिन हमें जो चाहिए हम वही लेंगे। इसको हमने दिया इक्वेशन फर्स्ट, डन। सिमिलरली इसी प्रकार इन दोनों ट्राइंगल में भी सेम ही फंडा होगा। कैसे? दोनों अर्धक हैं, यस, कॉमन है, यस, ईच 90, यस। बार बार सेम टू सेम यही चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, मैथ्स में नंबर नहीं कटते। तो इसी प्रकार हमने इसमें भी ये और ये बराबर ले लिया।
यानी कि इसमें भी ई पी बराबर पी जी लिया था, इसमें एफ पी या पी एफ बोल दो चाहे, एफ पी बराबर पी जी, ये ले लिया हमने इक्वेशन सेकंड। और एक बात बताओ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, एक बात बताओ, समीकरण 1 कहता है कि जितना ई पी है उतना ही पी जी है, जितना ई पी है उतना ही पी जी है। समीकरण 2 कहता है जितना पी एफ है उतना ही पी जी है। इसका मतलब अगर दोनों को अपन कंपेयर करें तो पी जी से पी जी बैलेंस हो गया, कंपेयर हो गया पीछे ई पी बराबर एफ पी। मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ई पी बराबर पी जी है, समझो पूरी बात को, है ना, एफ पी बराबर पी जी, मैं कह दूँ ये 5 है तो पक्की बात है ये भी 5 है। अब ऊपर आपने डिसाइड कर दिया कि पी जी 5 है, इसका मतलब यहाँ पर भी पी जी 5 होगा, ये 5 तो ये भी 5, मतलब चारों आपस में बराबर है। डन। इसका मतलब ये दोनों 5-5 को अपन कंपेयर भी कर दें, इसका मतलब ये भी बराबर है। तो इक्वेशन 1 और 2 के हम ये कह देंगे कि जितना ई पी है उतना ही एफ पी है, या पी एफ बोल दो, मैंने इधर उधर लिखा है इसको, तो ये यहाँ पर लिख लो, ई पहले लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एफ पी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैंस प्रूव्ड। मेरी बात समझ गए क्या? इति सीधम। अब क्या है कि बुक वाला समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये ऑथेंटिक तरीका जो अपन ने किया वो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। एग्जाम्पल सेकेंड कंप्लीट। हाँ, तो ऐसे विविध प्रश्नमाला देखो 10वें अपने चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज 10। इसमें फर्स्ट नहीं करना क्योंकि वो फर्स्ट तो अपना हट गया कोर्स की अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन ठीक है, त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र होता है, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा? इन सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज, तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। फर्स्ट, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचे गए लंब समद्विभाजक संगाई बिंदु होगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सेकंड, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक का संगाई बिंदु होगा, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। और तीसरा, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगाई बिंदु होगा, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। और डी है त्रिभुज के शीर्ष लंब का संगाई बिंदु होगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स। तो आंसर सी होगा कि जो त्रिभुज की मीडियंस होती है, मैंने आपको एक्सरसाइज में बता रखी है, जो त्रिभुज की मीडियन मतलब माध्यिकाएं जो होती है, उनका जो मिलने वाला तीनों माध्यिकाएं जो आपस में बीच में आके मिलेगी वो हमेशा गुरुत्वीय केंद्र होता है त्रिभुज का। ठीक है ना, बस। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ होता है। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल रोलिंग इन प्लेन इज। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला वृत्त यानी सर्कल, सेकंड वक्र यानी कर्व, तीसरा समतल के समांतर केंद्र यानी पैरेलल लाइन टू प्लेन, और चौथा समतल पर लंबवत रेखा यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ऑन प्लेन। तो इसमें भी सी होगा कि हमेशा इसने क्या कहा कि समतल में अगर कोई चीज़ लुढ़केगी ना तो हमेशा वृत्त का जो केंद्र का बिंदुपथ होगा उसके समांतर होगा, मतलब उसके पैरेलल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल लाइन बनेगी। ये ऐसे क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन के बीच में ऐसी बात आई भी थी। तो पैरेलल लाइन टू प्लेन, ठीक है। तो इसमें भी सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समांतर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। इफ 2 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर सेम देन ट्राइंगल विल बी, तो ट्राइंगल कैसा होगा? समकोण होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु होगा यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, या समबाहु त्रिभुज होगा यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, या फिर चारों में से, तीनों में से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। लेकिन होगा अगर कोई 2 ट्राइंगल की मीडियन है, 2 माध्यिकाएं अगर समान हो ना तो हमेशा वो त्रिभुज कैसा होता है बताओ? समद्विबाहु, क्योंकि 2 मीडियन मतलब 2 भुजाएं हो गई, दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मतलब बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉय। 5वां, यदि ए बी और सी डी 2 असमांतर रेखाएं हो, नॉन पैरेलल लाइंस हो, ए बी एंड सी डी आर 2 नॉन पैरेलल लाइंस इफ, तो देन लोकस ऑफ पॉइंट पी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइंस विल बी। तो बताओ इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु पी का बिंदुपथ क्या होगा? ऑप्शन 4 हैं। बिंदु पी से होकर जाने वाली रेखाओं ए बी के समांतर रेखा, लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू पॉइंट बी। सेकंड, बिंदु पी से होकर जाने वाली रेखाओं ए बी तथा सी डी से अंतरित कोण की समद्विभाजक रेखा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस ए बी एंड सी डी पासिंग थ्रू पी।
और तीसरा सी ऑप्शन है, बिंदु पी से होकर जाने वाली रेखाओं ए बी तथा सी डी के समांतर रेखा, लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी एंड सी डी पासिंग थ्रू पी। और चौथा लास्ट ऑप्शन है, बिंदु पी से होकर जाने वाली रेखाओं ए बी तथा सी डी के लंबवत रेखा, यानी द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एंड सी डी पासिंग थ्रू पॉइंट बी। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बी। बिंदु पी से होकर जाने वाली रेखाओं ए बी तथा सी डी से अंतरित कोण की जो समद्विभाजक रेखा होगी ना, वो इसका बिंदु पथ होगा। बी इज द राइट आंसर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस ए बी एंड सी डी पासिंग थ्रू पी। ठीक है, ऐसे ही छठा नहीं करना, सातवां नहीं करना, बाकी तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर में और करने हैं, बाकी थ्योरम और 10.1 तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 9 और इसी का 9th वाला क्वेश्चन में विविध प्रश्नमाला का नेशनल इसका ठीक है, ये अपने कोर्स में है। एक त्रिभुज ए बी सी का भुजाओं बी सी सी और ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हो तो सिद्ध कीजिए ई एफ ए डी को समद्विभाजित करती है। ये क्वेश्चन मेरे ऐसे खूब कराए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज मेरे से करी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इफ़ डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट ई एफ बाइसेक्ट ए डी। तो ईजी है, मैंने थ्योरी इसके अंदर लिख दी है। सोल्यूशन डायग्राम बना लो ए बी सी, फिर इसको डी ई और एफ 3 माध्यिकाएं खींच दो, क्योंकि इसने क्या कहा, बी सी की तो है, ध्यान रखना बी सी की क्या है, बी सी का मध्य बिंदु, फिर सी ए का मध्य बिंदु और फिर ए बी का मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट बी सी का डी होना चाहिए, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया हुआ है। फिर ए सी या सी ए का ई होना चाहिए और बी ए या फिर ए बी का एफ ही होना चाहिए। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी एंड ए बी। त्रिभुज ए बी सी में बी सी सी और ए बी के मध्य बिंदु डी ई और एफ हैं। ये तो लिख दिया अपन ने, गिवन दिया है। फिर हमको थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। डी ई और ई एफ, डी ई और डी एफ को मिलाया, जॉइन डी एंड डी एफ। ठीक है, वो जो डॉट डैश डैश किया मैंने वो मिला दिया। फिर उपपत्ति प्रूफ, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजा बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। मानते कि नहीं मानते? साफ लिखा हुआ है कि डी और ई दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। और मैंने आपको कहा था मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मध्य बिंदु हैं तो हमेशा ध्यान रखना वो दोनों कौन, डी ई और डी ई पैरेलल होगी ए बी के, मतलब डी ई समांतर होगी ए बी की, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, एंड और अगर ये पैरेलल है तो उसकी हाफ होगी, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, यानी कि डी ई इक्वल्स टू हाफ ए बी, बता रखा है सब कुछ। इसी प्रकार अगर डी ई पैरेलल हैं ए बी के तो अपन इसके अकॉर्डिंग ये भी तो कह सकते हैं कि जो एफ है एफ ए हैं, क्योंकि वो ए बी पर ही तो स्थित है, ए बी पर तो है, वो भी लोकेट है, लोकेटेड ऑन ए बी, तो एफ ए पैरेलल भी डी ई के होगी, होगी कि नहीं होगी? ये हो गया समीकरण 1। सिमिलरली अगर वो ऐसी है तो ई ए जो हैं इधर वाला पोर्शन, ई ए भी डी एफ के पैरेलल या समांतर होगी, समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से हमें ये पता चला कि एफ ए पैरेलल हैं डी ई के, और इसके अपोजिट इधर वाला अपोजिट ई ए पैरेलल हैं डी एफ के। तो इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी ई ए एफ एक समांतर चतुर्भुज है, दस डी ई ए एफ इज पैरेललोग्राम। फिर लाइन थोड़ी एक लाइन और लिखनी है अपन को कि हम जानते हैं क्या कि जो पैरेललोग्राम होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है, उसके डायगोनल यानी कि विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। सिंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अतः हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। दस ई एफ विल बाइसेक्ट्स ए डी, अतः ई एफ भी ए डी को समद्विभाजित करते हैं या करेंगे। यही तो हमें सिद्ध करवाना था। एक लाइन और लिख देना बीच में कहीं, टू प्रूव, सिद्ध करना है, मैंने वो नहीं लिखी, उसमें ये लिख देना ई एफ विल बाइसेक्ट ए डी, यानी ई एफ ए डी को समद्विभाजित करेगा, ऐसा लिखना है अपन को। टू प्रूफ में एक लाइन लिख देना, ठीक है। तो ये था 9वां क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैं न्यू प्लेलिस्ट में आपके सिलेबस में जितनी भी वीडियोस डाले हैं वो कंप्लीट हो गया, 10 चैप्टर वो सारे देख लेना और ये आज का वीडियो देख लेना। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, टेस्ट डेली देते रहना है, प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ही शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। ओके।